हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स का 7th वीडियो लेकर के आए हैं, 7वां भाग। प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है पिछले वीडियोस में, उसी टॉपिक के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्काफ फोल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, गैस कटिंग के बारे में, मैनुअल हैंडलिंग, हाउस कीपिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्राइंडर, क्रेन, फोर्कलिफ्ट ट्रक, एटीट्यूड एंड इमरजेंसी प्लानिंग। सो इन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। जानेंगे कि वर्क प्लेस पे ये सभी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, इनमें क्या क्या खतरा होता है, इनका क्या प्रिकॉशन हमें लेना होता है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, स्काफ फोल्डिंग। व्हाट इज स्काफ फोल्डिंग? स्काफ फोल्डिंग क्या होता है? So scaffolding, it is a temporary platform constructed for supporting both man and material and working safely at a construction site. So scaffolding को पहले तो हिंदी में क्या बोला जाता है, तो वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मचान, या कह लीजिए भाड़ा। ठीक। स्काफोल्डिंग या मचान या भाड़ा, ये क्या होता है? तो यह एक टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। इसको टेम्पररी वर्क पीरियड के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसपे कि वर्कर्स चढ़ते हैं अपने मटेरियल को लेके, सामान को लेके, और अपने काम को पूरा करते हैं। ठीक। सो ये एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है जिसको कि डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, या कह लें कि बनाया जाता है फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल। यानी यह स्काफोल्डिंग जो है, मैन और मटेरियल को सपोर्ट करता है किसी भी ऊंचाई के कार्य को करने के लिए सेफ्टी से। ठीक। और ये ज्यादातर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाएगा देखने के लिए। सो याद रखेंगे, स्काफोल्डिंग हम क्यों बनाते हैं? तो किसी भी ऊंचाई का कार्य जहां चल रहा होगा, है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्काफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये, है ना। इसको स्ट्रक्चर बोला जाता है जिसमें बूम, बेस, ब्रेथ, है ना, ब्रेसिंग्स, क्रॉस ब्रेसिंग्स, कपलर्स, फ्रेम, ट्रांसफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लैंक्स, हैंड रेल, मिड रेल, टो रेल, गार्ड रेल, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, ये सभी स्काफ फोल्डिंग के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। इसको हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। सो इन्हीं कंपोनेंट्स के मदद से एक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसको कि हम लोग स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। और यह एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। यानी जब तक हमें ऊंचाई पर कार्य करना है, तब तक हम उसमें स्काफ फोल्डिंग का हेल्प ले सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और स्काफ फोल्डिंग आपको मैन और मटेरियल दोनों को सपोर्ट करता है काम को सेफ्टी से करने के लिए। तो इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल्डिंग। वेल्डिंग आप लोगों ने जनरली देखा होगा, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। जनरली जो आपका वर्कशॉप्स होते हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स आपके गांव में, मोहल्ले में, सिटीज में, जहाँ पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का काम चलता है। सो कंपनीज में भी यही काम चलते हैं, फैब्रिकेशन वर्क्स। ठीक। जिसमें वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को जोड़ने के लिए। सो क्या होता है वेल्डिंग, देखते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। सो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक प्रोसेस है, वेल्डिंग एक प्रक्रिया है, जिसके दौरान हम मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं। यह इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के थ्रू भी होता है और गैस वेल्डिंग के थ्रू भी होता है, या कह ले हम लोग आर्क या आर्गन वेल्डिंग। ठीक।
यानी दो मेटल्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं। यह गैस के थ्रू भी होता है और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के थ्रू भी होता है। अब इसमें बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, है ना। हैजार्ड्स बोले तो खतरे। वेल्डिंग करने के दौरान लाइट सबसे बड़ा खतरा है, लाइट लग जाता है वर्कर्स को भी, है ना। स्पार्क, इसका चिंगारी, इससे निकलने वाला जहरीला काला धुआं, ये सब क्या है, खतरा है वेल्डिंग का। इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस होते हैं, जिसमें कि आप वेल्डिंग फेस शील्ड यहाँ पे देख सकते हैं। इस वर्कर ने पहना हुआ है वेल्डिंग फेस शील्ड, है ना। लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रॉन्स, है ना। ये सारी चीजें हमें वर्क प्लेस पे ध्यान रखना होता है। जब भी हॉट वर्क एक्टिविटी चले तो पीपीएस के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें पहननी होती है। और जितना फ्लेमेबल चीज है उसको वर्क प्लेस से कम 11 मीटर दूर रखना होता है ना। जब भी हम लोग हॉट वर्क एक्टिविटी करेंगे वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग का, तो वहां पे ज्वलनशील पदार्थ को उस एरिया से 11 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। वरना क्या होगा, वेल्डिंग का जो भी स्पार्क निकलेगा, हीट निकलेगा, वो जाके फ्लेमेबल चीज में लगेगा और वहां पे आग पकड़ने का चांस होगा, तो आग लग सकता है। फायर हैजार्ड भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है गैस कटिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेटल्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल गैस इज कॉल्ड गैस कटिंग। ठीक। यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग मेटल्स को, है ना, धातु को, आयरन को दो भागों में कट करते हैं। ठीक। यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल गैस। ठीक। कौन सा गैस होता है यहाँ पे, तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक। या कोई भी फ्लेमेबल गैस, और ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग जो भी कटिंग करेंगे किसी मेटल को, उसको हम लोग बोलेंगे गैस कटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल हैंडलिंग। सो व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टेकिंग मटेरियल बाय मैन इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। यानी यह भी एक प्रक्रिया है जो कि वर्क प्लेस पर अपनाई जाती है काम को करने के लिए, जिसमें कि किसी मटेरियल को, किसी वस्तु को मनुष्यों के द्वारा लिफ्टिंग किया जाता है, उठाया जाता है, कैरी किया जाता है, और कैरी करके एक दूसरे जगह पर ले जाके स्टैकिंग कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग मटेरियल हैंडलिंग या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, दो मनुष्य हैं, किसी मटेरियल को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, और कैरी करके किसी अदर जगह पे ले जाके शिफ्ट कर देंगे या स्टैक कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को मैनुअल हैंडलिंग या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग बोला जाता है। अगर यही चीज मशीनों के द्वारा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल मैनुअल हैंडलिंग। ठीक। याद रखिएगा, मनुष्यों के द्वारा जो भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग कैरिंग किया जाएगा उसको हम लोग मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग बोलेंगे। मशीनों के द्वारा अगर किसी मटेरियल को लिफ्टिंग शिफ्टिंग कैरिंग किया जाएगा तो उसको हम लोग मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग बोलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा हाउस कीपिंग। Housekeeping means not only cleanliness but also orderly arrangement of operation, tools, equipment, storage facility and suppliers. सो हाउसकीपिंग क्या है? तो हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ साफ सफाई से नहीं, बल्कि सामान को, मटेरियल्स को व्यवस्थित तरीके से रखना भी हाउसकीपिंग कहलाता है ना। जिसमें हम लोग मटेरियल्स को, टूल्स को उनके सही तरीके से सही स्थान पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं, जिसको हम लोग हाउस कीपिंग बोलेंगे। अगला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीई। इट इज एन इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम हैजार्ड सच एज डस्ट, dirt,
fume and spark etc. It is the barrier between hazard and the person. सो पीपीईस क्या है? यह एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है वर्कर्स को, पर्सन्स को किसी भी पर्टिकुलर हैजार्ड से, खतरे से बचाने के लिए। खतरे कैसे? तो एग्जांपल में दिया है डस्ट, डर्ट, फ्यूम, स्पार्क्स एटसेट्रा। यानी खतरे बहुत सारे हैं। वर्क प्लेस पर काम होता है तो बहुत सारा खतरा होता है। धूल मिट्टी उड़ता है, धुआं होता है, चिंगारियां होती हैं, होता है, कोई मटेरियल ऊपर से गिरता है, फॉल डाउन कर सकता है, स्लिप ट्रिप का हैजार्ड है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग वर्कर्स को पीपीईज देते हैं। पीपीईज में क्या क्या चीजें आएंगी आप लोग इमेज में देखेंगे। यहाँ पर ये एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, तो इसको सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट दिया गया है, कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग दिया गया है, फिर ईयर मफ। ठीक, यानी जो कंपनी में तेज आवाज होती है उस आवाज से बचने के लिए हम लोग वर्कर्स को पीपीएस के रूप में ईयर प्लग प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे उसका हियरिंग लॉस ना हो पाए। नेक्स्ट है फेस मास्क या गॉगल्स। ये भी हम लोग देते हैं जिससे वर्कर्स का आंखों में होने वाला जो भी डस्ट या चिंगारी जा सकता है उसको रोका जाए। गॉगल्स भी दिया जाएगा ट्रांसपेरेंट और ब्लैक कलर का। तेज रोशनी है वर्क प्लेस पर तो उसके लिए हम ब्लैक कलर का गॉगल्स देते हैं। कुछ ऐसा हैजार्ड है जो कि आंखों में जा सकता है, उससे बचने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट गॉगल्स भी देते हैं वर्कर्स को। नेक्स्ट है विजिबल वेस्ट या कह लें इसको रिफ्लेक्टिव जैकेट, जो कि बताता है कि वर्कर किस जगह पे काम कर रहा है। इसका एक पैरेडियम होता है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट करता है, जो कि पारा बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, कम से कम लाइट को दूर से ही रिफ्लेक्ट करेगा कि यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है। सो यह भी एक पीपीई किट है। नेक्स्ट है एप्रॉन्स, फुल बॉडी एप्रॉन्स या कह ले फुल बॉडी कवरऑल। यह भी वर्कर्स को दिया जाता है जिससे किसी भी तरीके का केमिकल हैजार्ड या स्किन इरिटेशन या स्किन बर्न वाले हैजार्ड से बचाया जाए वर्कर्स को। सेफ्टी शूज दिया जाता है जिससे कि पैर कुचलने का जो खतरा होता है, फुट इंजरीज का खतरा होता है, उससे वर्कर्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट है हैंड प्रोटेक्शन, जिसमें कि हैंड ग्लव्स दिया जाता है जिससे वर्कर्स को हैंड से होने वाली जो भी इंजरीज है, जैसे कि हाथों में छीलन हो जाना, कट लग जाना, हाथ कुचल जाना, इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, ठीक, इन सभी चीजों से बचने के लिए हैंड प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा ग्राइंडर। सो ग्राइंडर क्या है, देख लेते हैं इसको। ग्राइंडर इज अ पोर्टेबल मशीन विद व्हील गार्ड इन पोजीशन टू रिड्यूस द डेंजर। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राइंडर मशीन है जिसमें कि एक व्हील इंस्टॉल किया गया है। ठीक, अभी ये क्या करता है? तो सरफेस पर जो भी हैजार्ड है, कैसा हैजार्ड? उभरा हुआ हैजार्ड। मान के चलो हम लोगों ने किसी मेटल में वेल्डिंग किया, तो वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है, वहां पे मेटल्स में उभरा उभरा चीजें होता है, डॉट्स होता है। तो उसी को ग्राइंड करने के लिए, प्लेन करने के लिए हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्रेन। सो क्रेन भी वर्क प्लेस पे इस्तेमाल होने वाला एक हैवी मशीन है, तो इसको देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। A tall machine used for moving heavy object by suspending them from a projective arm with hook. सो क्रेन एक हैवी एंड टॉल मशीन है जो कि किसी मटेरियल को सस्पेंडेड तरीके से झुलाते हुए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, ले जाता है, जिसमें क्रेन का प्रोजेक्टिव आर्म और उसका हुक का मदद लिया जाता है। क्रेन का ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बूम, या कह लें प्रोजेक्टिंग आर्म। ठीक, अब इसमें आगे की तरफ एक पुली होती है जिसमें कि चैन लगा रहेगा और एक हुक लगा रहेगा जिससे कि मटेरियल को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो कंपनीज में क्रेन भी अलग अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। क्रेन के कई टाइप्स हैं, है ना, टावर क्रेन, फिक्स क्रेन, मोबाइल क्रेन। तो इन सभी क्रेन्स का इस्तेमाल वर्क प्लेस पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है।
नेक्स्ट है फोर्क लिफ्ट ट्रक। सो फोर्क लिफ्ट ट्रक आर डिजाइन टू हैंडल हैवी ऑब्जेक्ट्स। सेम, ये है आपका फोर्क लिफ्ट ट्रक का डिजाइन, एक फोटो। इसके आगे देखेंगे एक ये दो कांटेदार फोर्क निकले हुए हैं। ठीक। अभी क्या होता है, कोई भी अगर हैवी मटेरियल है, बॉक्स है, तो उसको ये फोर्क क्या करेगा, आएगा उठाएगा, यहाँ से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाके रख देगा। तो इसी के लिए हम लोग फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं वर्क प्लेस पर, हैवी लोड को या हैवी मटेरियल को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने के लिए या हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड, यानी बिहेवियर है, कह लें बर्ताव। सो एटीट्यूड में बी डिस्क्राइब एज कंटिन्यूअस बिहेवियर। इफ मैंस बिहेवियर इज गुड देन हिज एक्शन विल बी either करेक्ट और सेफ। एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाता है कंटिन्यूअस बिहेवियर के ऊपर, यानी किसी व्यक्ति का बर्ताव कैसा है, वर्क प्लेस पर काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है काम के प्रति, काम कर रहे वर्क प्लेस के प्रति, और काम में जो भी उसके वर्कर्स हैं उनके प्रति, जो भी उसके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके प्रति उसका कैसा बर्ताव है, इसी को एटीट्यूड बोला जाता है। अगर वर्कर डिसिप्लिन में नहीं है, काम को सही से नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है, होने का चांस बनेगा। अगर वहीं पे मैन का या किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर गुड है, अपना काम को डिसिप्लिन में करता है, सभी रूल रेगुलेशंस को मानता है, सीनियर्स जूनियर्स से अच्छे से बात करता है, वर्क प्लेस पे जो भी रूल रेगुलेशन है उसको पालन करता है सही तरीके से, तो उसका जो एटीट्यूड है कैसा है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव अप्रोच है, तो वर्क प्लेस पे इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का खतरा जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक। नेग्लिजिबल बोले तो न के बराबर। ठीक। सो हमेशा वर्क प्लेस पे एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, सीनियर्स के प्रति, जूनियर्स के प्रति आपस में बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस को मानना चाहिए। ठीक। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्क प्लेस का अच्छा माहौल बनेगा और वहां पे इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्लानिंग। Emergency planning can be defined as control measure. It can control the accident, safeguard of people, and provide information to media. So emergency planning को हम एज अ कंट्रोल मेजर ले सकते हैं, बोल सकते हैं। यह क्या करता है, ये एक्सीडेंट होने के चांस को कंट्रोल करता है, कम करता है, वर्कर्स को सेव करता है, पीपल्स को सेव करता है, और इंफॉर्मेशन टू मीडिया यानी मीडियाज को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी प्लानिंग के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि मैं बता देना चाहूंगा, जैसे इमरजेंसी एग्जिट, है ना, इमरजेंसी एग्जिट रूट्स, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट्स, फिर आपका इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स, ये सारी चीजें वर्क प्लेस पे इमरजेंसी प्लानिंग के तहत रूप में ली जाती हैं। जैसे मान के चलिए कंपनी है, कंपनी में काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो खतरे होंगे, खतरे वहां पे शामिल हैं। कैसे कैसे खतरे, तो आग लगने का खतरा, वर्कर्स को चोट लगने का खतरा, उनका हेल्थ खराब होने का खतरा, वर्क प्लेस पे वेदर कंडीशन का चेंज होने का खतरा, तो ये सभी चीजें क्या है, इमरजेंसी हैं। अभी इस कंडीशन में आपको कैसे डील करना है अपने आप को, यही आप वर्कर्स को बताते हैं और उसका प्लानिंग पहले से करके रखते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है कि आप वर्क प्लेस पर एग्जिट या कह ले इमरजेंसी एग्जिट डोर का और वहां पे इमरजेंसी एग्जिट रूट का व्यवस्था करते हैं, और असेंबली पॉइंट का व्यवस्था करते हैं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट का।
जिसमें इमरजेंसी के दौरान व्यक्ति जाके इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे खड़ा हो जाए, जिससे कि वो सेफ रहे। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी प्लानिंग के तहत, जैसे कि फायर एक्सटिंग्यूशर्स हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, अपना इमरजेंसी फायर फाइटिंग टीम हो गया, मेडिकल टीम हो गया, ठीक, ग्लास ब्रेकिंग सिस्टम्स हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे इक्विपमेंट्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं जिसके वजह से इमरजेंसी को हैंडल किया जाता है। फिर आता है मॉक ड्रिल, यानी कंपनी में होने वाले जो इमरजेंसीज हैं उसका अवेयरनेस फैलाया जाता है वर्कर्स के बीच, कि अगर कोई अनवांटेड इवेंट हो जाए, आग लग जाए कंपनी में, कुछ भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, या कुछ ऐसा अनवांटेड चीज क्रिएट हो जाए, तो अपने आप को कैसे बचाना है उसके लिए मॉक ड्रिल्स कराया जाता है। यानी कह लीजिए ट्रेनिंग्स या ट्रेनिंग प्रैक्टिस कराया जाता है वर्कर्स को, जिससे कि वर्क प्लेस पे होने वाले जो भी इमरजेंसी है उसके दौरान वर्कर्स अपने आप को वहां से सुरक्षित निकाल पाए। सो ये था इमरजेंसी प्लानिंग। अभी आगे एक और पॉइंट, एक और टॉपिक्स को देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे, एलईएल एंड यूईएल को, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया है, आई होप वो आपको हेल्प करेगा आपके सेफ्टी के फील्ड में। सो ये हमारा क्रैश कोर्स का 7th पार्ट है, 7th वीडियो है। हम लोगों ने प्लानिंग किया है 30 वीडियोज में आपको क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए थ्योरेटिकल, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा क्रैश कोर्स में ही, वो भी आपको वर्क प्लेस पे काफी हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।